देखिए, एक झटके के साथ दुनिया ठहर गई है। हड़कंप मच गया, रनिंग इकोनॉमी को धक्का लगा। एयरपोर्ट, अस्पताल, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज जैसी सेवाएं भी ठप हो गई। क्यों हुआ ये, कैसे हुआ ये? क्या सिर्फ ये कोई तकनीकी खामी है या फिर साजिशकर्ता की मनमानी है? जो भी हो, एक पल के लिए तो दुनिया का दिल जैसे थम सा गया और भारत भी उन देशों में शुमार हो गया जहां सर्वर से खिलवाड़ हुआ, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि अब हालात कैसे हैं ये जानेंगे। अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके लिए हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी दीपक रावत दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े हैं, सूरज ओझा मुंबई एयरपोर्ट से जानकारी देंगे, जयपुर एयरपोर्ट से मनीष शर्मा हमारे साथ हैं और निधिश्री नोएडा आईटी ऑफिस से हैं हमारे साथ। मैं आप सबका रुख करूंगी, बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता दें। दुनिया के लिए परेशान कर देने वाली खबर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कमी से हड़कंप मच गया है। दुनिया के कई देशों में एयरपोर्ट सेवा ठप हो गई है। बैंक, रेल, ऑफिस, अस्पताल जहां पर सेवाएं रुक गई हैं। भारत में भी कई कंपनीज के सर्वर जहां दिक्कत आ रही है। साइबर अटैक की आशंका भी जताई जा रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पूरी दुनिया कैसे सर्वर ठप होने से थम सी गई है। बैंक, रेल, ऑफिस, अस्पताल में सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नज़र आ रही है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से पूरी दुनिया में सर्वर ठप होने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया थम सी गई है, और इसका असर भारत में भी हुआ है। सीधे आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि इसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर पड़ा तो वो एयरपोर्ट, हवाई सेवाओं पर। सबसे पहले तो ताजा अपडेट, क्या कोई सुधार हुआ है अभी तक? शिरीन, देखिए, एयरपोर्ट का ये हाल है कि लगातार भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। आप लाइन देख सकती हैं कि किस तरीके से जो कतारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आमतौर पर भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये सर्वर डाउन हुआ है, इसकी वजह से जो चेक इन होता है उस चेक इन में सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। वो अब एक तरीके से मैनुअली किया जा रहा है, और मैनुअली करने में आप समझ सकती हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। ये वजह है कि फ़्लाइट कई सारी डिले हुई हैं। एक दो फ्लाइट ऐसी है जिनकी कैंसिल की सूचना आ रही है। मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं जो बाहर लगा होता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन कौन सी फ्लाइटें चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं। दो फ्लाइट इस वक्त मेरे को नज़र आ रही स्क्रीन पे, देखिए, देहरादून वाली निरस्त यानी कैंसिल कर दी गई हैं। एक रांची की थी फ्लाइट, वो भी कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा कुछ फ्लाइट जो है वो डिले हैं। राजकोट वाली ये फ्लाइट देखिए, राजकोट की फ्लाइट और देरी से चल रही है। कुछ में चेक इन चल रहा है और अपने टाइम से लेट है, टाइम से लेट चेक इन चल रहा है क्योंकि मैनुअली चेक इन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर है अलग अलग फ्लाइट की, लेकिन अभी इसको सुधरने में कितना वक्त लगेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी तक इस चीज की, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि साइबर अटैक और तमाम तरह की साजिशों की भी बात की जा रही है। कोई एक वजह साफ हो पाई है क्या अभी? और देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार अपने ट्विटर के ज़रिए से ये बता रही है कि वो जो चेक इन है उसमें ही सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, उसको मैनुअली किया जा रहा है। और जब मैनुअली किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। यही वजह है कि फ़्लाइटों को डिले किया जा रहा है। ज़्यादातर फ़्लाइट कैंसिल नहीं है, किसी कैंसिल होने की सूचना ज़्यादातर बाहर नहीं आ रही है। इसलिए आप देखिए, जो लाइनें हैं वो कतारें हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी चेक भी होता है वहाँ पर भी ज़्यादा समय लग रहा है। मैनुअली हर काम किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है, सब कुछ मैनुअली चल रहा है। खासतौर पर स्पाइस जेट, इंडिगो और विस्तारा, ये तीन फ्लाइटें ऐसी हैं जिसमें सारा काम जो है इस वक्त अभी तक की जो सूचना के आधार पर वो मैनुअली किया जा रहा है। इन फ्लाइट्स में सबसे ज़्यादा देरी अभी तक बताई जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ इसमें लगाया जा सके, ताकि जो काम मैनुअली किया जाना है वो भी जल्दी हो सके। तो मैनुअली किया जा रहा है सारा काम, लेकिन इसकी वजह से कैसे यात्री परेशान हो रहे हैं वो भी हम लगातार तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। देखिए, सर्वर के कारण लगभग थम सी गई है दुनिया। कई मुल्कों में स्टॉक एक्सचेंज, टीवी चैनल बंद हो गए, ऑनलाइन स्टोर, आईटी सेक्टर जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। भारत में मारुति सुजुकी के दफ्तर में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। तो दुनिया के कई देश जो सर्वर ठप होने के बाद उनकी ज्यादातर जो सेवाएं हैं उस पर सीधे सीधे इसका असर पड़ रहा है। भारत की बात करें तो मारुति सुजुकी के दफ्तर में कामकाज ठप हो गया है। सर्वर के कारण दुनिया थम सी गई है। सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, एक सर्वर ठप हो जाने का खामियाजा कितने बड़े स्तर पर चुकाना पड़ सकता है? दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है कि आज थम गए हैं, काम ही नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी।
जी बिल्कुल, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि डिजिटल चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं और इसी वजह से दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है। देखिए मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे आप देख सकती हैं लिखा है स्किप द क्यूज़, मतलब अगर आपको लाइन को स्किप करना है तो आप इस तरह से डिजिटली आप ज़्यादा सेंसिबल हो जाइए, अपने आप को प्रमोट करिए। लेकिन जब देखिए अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है जब भी आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइन भी दिखा दूं, ये लाइन इसलिए स्लो चल रही है, इसकी वजह ये है कि यहीं पर वो बारकोड दिखाना होता है, बारकोड दिखाइए और आप अंदर जाइए। तो वो कुछ सेकंड का ये पूरा समय लगता है एक पैसेंजर को अंदर जाने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जो सीआईएसएफ के जो कर्मचारी हैं वो इनका पूरा आधार कार्ड देख रहे हैं, उनके पूरा टिकट देख रहे हैं, मैन्युअली चेक किया जा रहा है। उसके बाद अंदर जब जाते हैं, जहाँ पे आपको ड्रॉप बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, वहां पर उनका मैन्युअली मतलब हाथ से लिखकर उनका बोर्डिंग पास बनाया जा रहा है। साथ ही जो लगेज है, लगेज पर भी हाथ से लिखकर टैग लगाया जा रहा है, जिसके चलते काफी देरी हो रही है। मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तो एयरपोर्ट का बाहरी हिस्सा है जहां पर आपको सारे इंडिकेटर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर आपको भीड़ नजर आएगी, क्योंकि ये भीड़ का कारण ही यही है कि मैन्युअली पूरा ऑपरेट करना पड़ रहा है और आप तेजी से नहीं जा सकते। आपको हर एक पैसेंजर अपनी लिस्ट में चेक करनी पड़ रही है, उसे टिक करना पड़ रहा है, बाद में हाथ से लिखकर उसे एक सारी टिकट्स बनाकर देनी पड़ रही है, उसके लगेज के लिए सारी चीजें आपको लिखकर देनी पड़ रही है। वो मैन्युअली बोर्डिंग पास कैसे लोगों को जारी किए जा रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये नौबत आ गई। एक सर्वर ठप होने की वजह से कैसे एयरपोर्ट पूरी तरीके से मैनुअल हो गया है, क्योंकि कोई भी सेवा वहां पर सही से काम नहीं कर रही है। देखिए 6 देशों की एयरलाइंस पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। अमेरिका की एयरलाइन सबसे ज्यादा प्रभावित है। यूएस में 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं सर्वर ठप होने की वजह से। ब्रिटेन और सिंगापुर की एयरलाइंस पर भी बुरा असर है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं और सबसे ज्यादा असर इसका यूएस में, जहां 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। निधि श्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, अभी कुछ पता चल पा रहा है क्या? सर्वर ठप होने का सबसे ज्यादा असर जो है वो हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। ट्रैफिक, जो एयर ट्रैफिक है वो भी पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। कब तक और कितना समय, इसके पीछे की वजह, अभी तो ये बुनियादी सवाल है, लेकिन इसका जवाब कब तक मिलेगा? बिल्कुल, देखिए यही सवाल सबके चेहरे पे है। इस वक्त मैं श्रीन मौजूद हूँ सेक्टर 135 में और यहाँ पर कई आईटी कंपनीज आपको एक लाइन से नजर आएंगे और इन सबके एम्प्लॉयज़, आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। और वो सभी सुबह जब 8:30 से 9:30 के तकरीबन ये सब ऑफिस पहुँचे तो इन सबको ये पता चला कि इनका सर्वर, इनके सिस्टम का डाउन है, किसी का तो लैपटॉप तक क्रैश कर गया है और ये सभी इसी तरीके से बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से अलग अलग कंपनीज के आपको एम्प्लॉयज नजर आएंगे, ये सभी आईटी सेक्टर के हैं। और क्या हुआ, कुछ पता चला अभी तक? कब तक ठीक हो पाएगा? कुछ भी अभी तक कुछ नहीं पता। आप ऑफिस गए थे तो क्या पता चला? यहाँ सर्वर डाउन है तो कुछ काम आज हुआ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। आप लोगों के लिए तो अच्छा है। नहीं अच्छा क्या, मैं तो आईटी से हूँ तो मेरे लिए तो और हेडेक ही हो गया था थोड़ा। लैपटॉप क्रैश हुआ है। मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया। आपका भी? हाँ मेरा लेकिन रीबूट होने पे वापस वो सही हो गया था। कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई अभी तक, क्या हो पाया? ये ग्लोबल आउटेज है और 60-70% सिस्टम जो है डाउन है अभी तक। इधर जरा बात करते हैं कि आप लोगों को कुछ पता चला? नो मैम, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। तो देखिए सब क्लूलेस हैं, पता नहीं चला है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी का लैपटॉप क्रैश हो गया है, कोई अपना काम नहीं कर रहा है, सबके कामकाज पर सीधे सीधे ये असर पड़ रहा है। तो सर्वर ठप और दुनिया पर कैसे बुरा असर है। देखिए यूरोप के स्किफोल एयरपोर्ट पर सेवाएं ठप हो गई हैं। डेनमार्क में फायर अलार्म काम नहीं कर रहा है। जर्मनी में बैंकिंग सेवाएं, टेलीकॉम सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी पूरी तरह ठप हो चुका है। अमेरिका में 9/11 सर्विस घंटों ठप रही। दुबई एयरपोर्ट पर भी उड़ानें प्रभावित हैं। ब्रिटिश रेलवे ने अपनी सभी सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया है। स्पेन के सभी एयरपोर्ट में वेब चेक इन जो है वो बंद कर दिया गया है। तो दुनिया इस वक्त थमसी गई है। लेकिन आपको जरा जयपुर लिए चलते हैं। मनीष हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। मनीष, से सर्वर ठप होने का असर वहां कैसे हो रहा है, किस तरह की दिक्कतें और किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है तमाम जो यात्री हैं उन लोगों को?
शिरीन, अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो अब तक आधा दर्जन जयपुर की तरफ आने वाली और जयपुर से जाने वाली फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। अगर आप एयरपोर्ट के मुख्य द्वार की तरफ नज़र डालेंगे तो वहाँ लोगों की भीड़ हो रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भीड़ उन विंडोज़ पे है जहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी फ़्लाइट्स के शेड्यूल को पता करने के लिए। मुश्किल ये है कि लोग टिकट बुक कराना चाहते हैं लेकिन टिकट बुक नहीं हो पा रही है। इसके अलावा लोगों का वेब चेक इन, जैसा आपने भी बताया, सबसे ज़्यादा असर अगर पड़ा है तो वो वेब चेक इन पर पड़ा है और लोग चेक इन नहीं कर पा रहे। एडवाइजरी जारी की है अलग अलग एयरलाइंसेज ने कि लोग कई घंटे पहले आ जाएं ताकि मैन्युअली उन्हें चेक इन करवाया जा सके। इस वक्त यहाँ कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका नाम बताएं, क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम जतिन है। मेरी फ़्लाइट चंडीगढ़ के लिए थी। मैं 5 दिन के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ था और आज मुझे अर्जेंटली पहुँचना था, तो मेरी फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई है। क्या कहा जा रहा है आपको? मुझे कहा जा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अभी ये भी नहीं मालूम है कि आगे फ़्लाइट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कल मॉर्निंग के लिए फ़्लाइट बोल रहे हैं। इन्होंने एक नंबर प्रोवाइड किया है मुझे कि आप इससे बात कीजिए, बट वो नंबर को फ़ोन कर रहे हैं तो वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसा लगता है पूरी तरह से सिस्टम एब्सोल्युटली। एंड एक और चीज़ है कि मैं अभी इनको कह रहा हूँ कि अब मैं आया हुआ हूँ, मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो मुझे अपने खर्चे के ऊपर यहाँ पे अभी स्टे करना पड़ेगा। मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट आप मुझे स्टे प्रोवाइड कीजिए, तो ये स्टे के लिए भी डिनाई कर रहे हैं। शिरीन, देख सकते हैं आप कितने लोग परेशान हो रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या फ़्लाइट्स की क्या? हमको तो ऐसा मैसेज आया है कि डिले हुआ है 4 आवर्स से, पर मेरा तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है अहमदाबाद के लिए। कैसे पकड़ पाएंगे अगर वो? बस इसीलिए अभी इधर खड़े हैं लाइन में, क्योंकि कस्टमर केयर पे फ़ोन नहीं लग रहा है और कुछ बाकी आगे का बात नहीं हो रहा है। मनीष, तो देखिए कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। किसी को जरूरी काम हो सकता है, किसी को अर्जेंट कहीं जाना है, लेकिन सब जो जहां है वहीं ठहर से गए हैं और ये बता रहा है कि कैसे सर्वर ठप होने की वजह से ये पूरा सिस्टम रुक सा गया है। तो सर्वर ठप होने से कैसे पूरी दुनिया रुक गई है, थमसी गई है, जिस पर अब भारत सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बात की है, माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारियों से जानकारी ली है। इस पूरे मामले को लेकर, सर्वर ठप को लेकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ली गई है। इस पर क्या हमारे पास और अपडेट है, दीपक रावत हमें बताएंगे। दीपक जी, देखिए सरकार लगातार निगरानी बनाए हुए है शिरीन, और ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी कि फिलहाल ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है। वर्ल्ड लेवल पर ये इस तरीके से सर्वर डाउन हुआ है, विदेशों में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अगर यहाँ हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत एयरपोर्ट्स पर इस वक्त नज़र आ रही है। और टर्मिनल 3 की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ शिरीन, आप देखिए कि किस तरीके से टर्मिनल 3 पर लंबी लंबी लाइनें हैं। अंदर आप देखिए जो जहाँ पर चेक इन काउंटर होता है वहाँ पर ज़्यादा लंबी कतार आपको नज़र आएगी। कई लोग झगड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं तो परेशानी बता रहे हैं, और ऐसे में उन लोगों का ये कहना है कि काफ़ी घंटों से इंतजार करने के बाद उन्हें वापस मायूस लौटना पड़ रहा है। कब दोबारा ठीक हो पाएगा इसकी जानकारी कोई नहीं दे पा रहा है। तो ये लंबी कतारें आप देख रहे हैं जो गुजर रहे हैं वो हैं। आपसे बात कर पाएंगे क्या, कितना दिक्कत आ रही है? थोड़ा इशू है, सिंस देशी यात्रा नहीं चल रहा है, सो इट्स फाइन। थोड़ी लाइन ज़्यादा है बट कोई इशू नहीं। इतना लंबा लाइन होता है? इतना लंबा नहीं होता है, वहाँ से इजीली हो जाता है। ठीक है दीपक, देखिए आज परेशानी लोगों के सामने आ रही है और क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं, सवाल हर किसी के मन में है। सर्वर ठप होने से माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को दिक्कत आ रही है। 74% यूजर्स अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। 26% ऐसे हैं यूजर्स जिन्हें ऐप यूज करने में दिक्कत आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे लेकर कहा कि 30 सालों में ऐसा पहली बार देखा है। 74% यूजर्स ऐसे हैं जो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐप यूज करने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ और डिसरप्शन तो होता ही है। बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे एक एपिसोड मैंने मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। तो 30 सालों में ऐसा पहली बार देखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को आपने सुना। निधि, अब देखिए इस तरह की दिक्कत 1-1 बजे के आसपास से सिस्टम ठप है, पूरी दुनिया रुक गई है, लेकिन अभी तक इसकी वजह क्या है ये ढूंढा नहीं जा सका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की दिक्कत साइबर अटैक की जो आशंका की जा रही है, ऐसा कुछ होता है तो कितना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को हो सकता है?
बिल्कुल, देखिए ये इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है शिरीन, क्योंकि इस तरीके का जो आउटेज है ग्लोबली वो पहली बार हुआ है। मैंने कई ऐसे एम्प्लॉयज़ से बात की है जिनका कहना है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स कई बार आती रही है जिसको ठीक कराया जाता है, लेकिन इतने लंबे समय तक अगर सर्वर डाउन हो और अभी तक कोई भी सर्वर अप नहीं हुआ है, धीरे धीरे कहीं किसी को ये जानकारी मिल रही है तो वो सब अभी अपने दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है और इसका सीधा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, और कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है श्री जी। अभी तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि नुकसान इसे लेकर कितना हुआ है, लेकिन सर्वर ठप हो चुका है और इससे जुड़ा हुआ इस वक्त का ये बड़ा अपडेट बता दें। हैदराबाद में 30 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी हैं। तो जैसा मैं आपको बता रही हूं लगातार कि इस सिस्टम ठप होने की वजह से इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है हवाई सेवाओं पर। सूरज, आप लगातार बात कर रहे होंगे एक्सपर्ट से, कोई जानकारी दी जा रही है कि कितना समय लग सकता है सब कुछ ठीक होने में, क्योंकि अभी तक तो यह भी नहीं पता चल पा रहा है सही से कि वजह क्या है आखिर इसकी। देखिए, अब तक जो वजह बताई जा रही है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद इस तरह की दिक्कतें आई हैं। रही बात जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा कहना है कि ये जो बहुत बड़ा अपडेट है और इसकी जो ग्रेविटी है और ये जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है और इसी के चलते इसमें समय लग रहा है, और आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा समय लग रहा है उसका परिणाम हमें एयरपोर्ट्स पर दिखाई दे रहा है। मैं मुंबई के T1 टर्मिनल पे हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पैसेंजर्स हैं वो मैन्युअली ऑपरेशन के चलते स्लो अपने गंतव्य स्थान की बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं वो भी देखा, और ऐसा पहली बार ही शायद देखने को मिल रहा है। मनीष, अब जो यात्रियों को दिक्कत हो रही है उनका कोई समाधान निकाला जा रहा है क्या एयरपोर्ट की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से? शिरीन, केवल एकमात्र समाधान है कि सारा काम मैन्युअली किया जाए और उसमें जो टाइम लगना है वो लग रहा है। अब तक जयपुर की तरफ आने वाली तकरीबन 1 दर्जन फ्लाइट जो है वो डिले हो चुकी है, आधा दर्जन फ्लाइट को रद्द किया जा चुका है। इनमें कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट भी है और उनके कनेक्टिंग फ्लाइट के पैसेंजर काफ़ी हद तक परेशान है। कुछ देर पहले एक यात्री हमें मिले जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट 8:20 की थी, लेकिन जयपुर से उन्हें लगभग 11 बजे उड़ने के लिए कहा गया है, यानी कि उनकी जयपुर से फ्लाइट 11 बजे होगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि समस्या भी वही की वही है। समाधान फौरी तौर पर जरूर निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी इसका समाधान पूरी तरीके से निकलने में कितना समय लगेगा फिलहाल सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और अब आपको बताते हैं आज की कौन कौन सी और बड़ी खबरें हैं जिन पर देश की सियासत गरमाई हुई है। देखिए, योगी सरकार का वो कौन सा फैसला है जो एनडीए को खल गया है, इस पर हम बात करेंगे। क्या यूपी बीजेपी की लड़ाई आरएसएस सुलझाएगी, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला, कांवड़ रूट के दुकानदार बताएंगे अपना नाम। खाने पीने की चीजों पर नेम प्लेट लगानी होगी। जो खाने पीने की चीजों की जो दुकानें हैं उन्हें अपने आगे नेम प्लेट लगानी होगी, नाम बताना होगा। कांवड़ रूट के दुकानदार अपना नाम बताएंगे। ये बड़ा फैसला जो योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, लेकिन इसे लेकर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रियों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर कार्रवाई होगी। पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये बड़ा फैसला जिस पर हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, आप देख रहे हैं, हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, अंकित भी हमारे साथ है। अभिषेक, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा फैसला तो है, लेकिन अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी? कोई अपनी दुकान के आगे अपना नाम आखिर क्यों लिखे? दो बातें। पहली बात हो कि कांवड़ यात्रा कोई पहली बार नहीं हो रही है, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही। इस मौके पर जरूरत क्यों पड़ी है, जो आपने कहा है यही यक्ष प्रश्न है और इसी की सबसे अधिक चर्चा है कि अभी क्यों इस तरह का फैसला लिया गया। और ऐसा फैसला कि अपना आप नाम जाहिर कीजिए, फिर वहां सवाल खड़ा होता है कि इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है। फिर वहां वही सवाल खड़ा होता है कि फिर से वही हिंदू मुस्लिम जिसका इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा अभी इन हाल के चुनाव में, और वो भी तब जबकि यूपी में राजनीतिक महाभारत मची हुई है। तो ये भी कहानी, पीछे की कहानी, पर्दे के पीछे की कहानी आ रही कि पूरा नैरेटिव चेंज करने की एक कवायद है। नैरेटिव चेंज करना, एक खास तरह की छवि को मजबूत करना। लेकिन देखिए, इसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं, पार्टी के भीतर उठ रहे हैं, सहयोगियों में उठ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अंदर और बाहर दोनों तरफ इसको लेकर के राजनीतिक महाभारत मची हुई है और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, किस मौके पर इस तरह का फैसला लिया गया है। शिरीन, जाहिर है नीरज, इस पर आपसे सवाल कि यही बात कि देखिए विपक्ष तो सवाल खड़े
करेगा, उस पर आप किस तरीके से आपकी रणनीति होगी जवाब देने की, वो बात आगे की है, लेकिन पार्टी के भीतर से ही सवाल उठ रहा है। आप रहिएगा मेरे साथ नीरज, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट बता दूं। योगी सरकार के फैसले से अपने ही नाराज हैं आरएलडी, जेडीयू, जिन्होंने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। आरएलडी ने कहा है कि फैसले से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। जेडीयू ने कहा है कि फैसले पर दोबारा से विचार होना चाहिए। यह फैसला सबका साथ सबका विकास के खिलाफ है। तो अब गठबंधन के भीतर से भी आवाजें आ रही हैं इस फैसले को लेकर। आरएलडी हो चाहे जेडीयू हो, सब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा है कि फैसले पर एक बार फिर विचार हो, और आरएलडी का कहना है कि इस तरह के जो फैसले हैं उनसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। तो अब योगी सरकार का यह फैसला अपनों के भी निशाने पर आ गया है। और नीरज, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ सवाल कर रही थी और इस पर आप मुझे और जानकारी दीजिएगा, लेकिन आरएलडी, जेडीयू इस फैसले पर किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं और अब इस फैसले को लेकर क्या एक बार फिर विचार होगा, ये फिलहाल देखना होगा। मुझे लगता है कि ये आदेश विभेदकारी है और समाज को बांटने वाला है। सरकार अपना फैसला ले, लेकिन मैं अपने उस मूल सिद्धांत पर अभी भी हूं कि ये मोदी जी के जो डॉक्ट्रिन है उसके खिलाफ। तो सुना आपने, देखिए किस तरीके से अब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरएलडी को भी आपने सुन लिया, जेडीयू को भी आपने सुन लिया। नीरज, यही मेरा सवाल भी था कि बाहरियों से तो यानी कि विपक्षियों से तो आप किस तरीके से निपटेंगे, ये रणनीति आपकी देखनी होगी, लेकिन अब तो आवाज अपने ही गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनसे भी उठने लग गई है। फैसले पर विचार करने की बात तक वो कह रहे हैं। सरिन, देखिए सबकी अपनी अपनी राजनीति है। आरएलडी की अपनी राजनीति है, जेडीयू की अपनी राजनीति है, और दोनों की राजनीति इसलिए है कि दोनों के जो वोटर्स हैं उनमें मुस्लिमों की भी संख्या है। वो मुस्लिमों की पार्टी भी मानी जाती है, यानी जेडीयू भी मुस्लिमों के वोट को लेती है और आरएलडी भी, और दोनों अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना सरिन बहुत ज़रूरी है कि ये फैसला कोई आज का नहीं है। ये फैसला 2006 का है, जिसमें राज्य सरकार ने बाकायदा इसमें एक जागो ग्राहक जागो के तहत एक बाकायदा एडवाइजरी जारी की, एक नियम जारी किया है, जिसमें हर रेस्टोरेंट, हर दुकानदार को अपना नाम, पता, अपना एड्रेस लिखना होगा। यही नहीं, ग्राहकों के भलाई के लिए रेट लिस्ट भी लिखनी होगी। तो ये नई चीज़ नहीं है। ये हाँ, ये ज़रूर है, चूँकि कांवड़ यात्रा निकल रही है और कांवड़ यात्रा चूँकि हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि शिव की भक्ति के लिए लोग, बहुत सारे लोग जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इस पूरे इलाके से, इनफैक्ट राजस्थान तक के लोग कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से लौटते हैं। तो इसलिए इस रूट पे इस यात्रा का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और ऐसे में जब राज्य सरकार उसको सख्ती से लागू करने की बात करती है तो सवाल खड़े होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर, मुझे लगता है कि बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ सरकार को भी अपने सहयोगियों से इस विषय पे बात भी करनी चाहिए और इस विषय पर उनको अवेयर करना चाहिए। भी एक अलग मैसेज जाएगा और इसे भी विपक्ष उठा सकता है। नीरज, बिल्कुल। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पोस्ट के जरिए इस फैसले पर खुलकर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने लिखा है अपने इस पोस्ट में, बाकायदा उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है कि आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरूपात। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से, यानी कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश, हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली, और इसको लेकर उन्होंने यहां पर लिखा है कि कैसे आखिर ये फैसला लिया जा सकता है। जो मैं आपको कह रही हूं बार बार कि इस फैसले पर अब अंदर से ही आवाज उठ रही है और इसे लेकर सियासत भी जोरों पर है। इस फैसले के खिलाफ एनडीए के सहयोगी दल के नेता और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान, वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। I hold this particular reason responsible for the backwardness of my state. जातीयता और सांप्रदायिकता ने ही सबसे ज़्यादा मेरे राज्य बिहार का नुकसान किया है, और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गरीब वर्ग के लिए काम करे। उस गरीब वर्ग में आपको दलित भी मिलेंगे, पिछड़ा भी मिलेंगे, अपर कास्ट के भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सब आपको मिलेंगे। उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ।
तो चिराग पासवान को भी आपने सुन लिया। अंकित, इस पर आपसे बात करते हैं। देखिए, अब ये चौतरफा जो एक तरीके से बयानबाजियां हो रही है, वो समझा जा सकता है कि इस फैसले का विरोध किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। हालांकि इसे लेकर एडवाइजरी प्रदेश भर में जारी भी कर दी गई है। क्या लगता है आपको कि इसका असर क्या हो सकता है आगे? चौतरफा घिर जाएंगे क्या योगी सरकार? हमने देखा पहले भी इस पर यू टर्न सरकार की तरफ से कई और फैसलों पर लिया गया है, तो क्या इस मामले में भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, इस मामले पर यू टर्न का तो मुझे संभावना कम ही लग रही है, लेकिन शिरीन, उससे पहले एक और अपडेट देना चाहूंगा। जो मुख्तार अब्बास नकवी का हमने जो पोस्ट दिखाया था, उसके बाद सुबह मैंने जब उनसे बातचीत की है तो वो उनकी वो लाइन नहीं थी। जब सुबह बातचीत की है, वो कल शाम को पोस्ट किया। जब सुबह बातचीत की, उनका ये कहना था कि देखिए, कुछ अधिकारियों का बयान आया था, उसमें जो स्पष्टता नहीं थी, और अब राज्य सरकार की तरफ से बता दिया गया है कि ये किसी एक समुदाय को लेकर के नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए नहीं है, ये वहां पर उस रूट पर जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग व्यवसाय करते हैं, सभी के लिए ये लागू होगा। यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी का जो पोस्ट में और जो बयान दिया है, उसमें थोड़ा सा जो है अंतर आ गया था, क्योंकि तब तक सरकार का फैसला सामने आ गया था। रही बात अब जो योगी सरकार की, योगी सरकार ने जो है, देखिए, ये लागू तो जरूर कर दिया है, लेकिन अपने ही लोगों से जिस तरह से घिर रहे हैं, उसके बाद में हालांकि सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब तक जो जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, इस फैसले को लेकर के कोई पुनर्विचार की जो है फिलहाल संभावना नहीं बन रही है। उसकी वजह क्या है? फिर मैं वही दोहराऊंगा जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, वो ये कि ये किसी एक समुदाय को लेकर के नहीं है, उस रूट पर जितने भी व्यवसायी हैं, सबके लिए जारी की गई है। जो उस रूट पर दुकानदार हैं, उन्हें ऐसा करना होगा। और देखिए, इस पर सिर्फ सियासत नहीं हो रही है। यूपी सरकार के फैसले पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी बढ़ गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का साथ मिल गया है। मामले को राजनीतिक रंग देना गलत, शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से कहा गया है। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन ने हालांकि इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि यह फरमान गले उतरने वाला नहीं है। साजिद रशीदी की तरफ से यह कहा गया है कि यह फैसला, यह फरमान गले नहीं उतर रहा है। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। ये वही मानसिकता है कि हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बाइकाट करो। ये पुलिस की जो एडवाइजरी है, वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी राय इस पर बटी हुई नजर आ रही है। और इस तरफ यूपी सरकार के फैसले से मायावती खफा है। मायावती ने फैसले को असंवैधानिक बताया है। मायावती ने आदेश को चुनावी फायदे से जोड़ दिया है और कहा कि धर्म विशेष का आर्थिक बायकॉट निंदनीय है। मायावती का इस फैसले पर यह रिएक्शन, जो आपत्ति जाहिर कर रही है, चुनावी फायदे से उन्होंने इसे जोड़ दिया है और कहा है कि यह एक तरीके से धर्म विशेष का आर्थिक बायकॉट किया जा रहा है, जो निंदनीय है। और मायावती ने फैसले को चुनावी बताया। तो योगी सरकार के फैसले पर देश में किस तरह से सियासत हो रही है, आप जरा वो भी देख लीजिए। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज। उन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बीजेपी के पास जब कुछ नहीं होता है करने को, तो वो नफरत और वैमनस्य से फैलाने लगती है। सब मूर्खता की चीजें हैं और ये सब ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, एक शासनादेश निकला कि मुस्लिम विस्थापितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक भी हिंदू विस्थापित को मुआवजा नहीं दिया गया था। मेरा ख्याल है कुछ दिन के बाद इस तरह के ऑर्डर आएंगे कि अपने फोटो भी लगाइए, अपने खानदान का भी पता बताइए, कौन कौन कहाँ रहता है, किस इलाके में रहता है, क्या नाम है। जो कांवड़ यात्री हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये दिशा निर्देश दिए गए। अगर कुछ दिन और रह गए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे, जैसे हिटलर ने यहूदियों और दूसरे लोगों के बीच में खड़ी कर दी थी। कांगे थे जब हर प्रोडक्ट पे हलाल का एक मार्का लगा हुआ था, तब लोगों को परेशानी मालूम भी नहीं था कि लोग, ये मुस्लिम लोग उसी हलाल वाले प्रोडक्ट को ही खरीदते थे खाली। इसके अंदर कहां से ही बातें पैदा कर रहे हैं, ये सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कोई इस फैसले के खिलाफ, कोई इस फैसले का साथ दे रहा है। मिलीजुली और बटी हुई राय इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभिषेक, इसका एक पहलू यह भी निकलकर सामने आता है कि अगर ये फैसला ले लिया गया, क्योंकि इसे कांवड़ियों की, लोगों की आस्था से जोड़कर देखा गया था, तो अगर नाम बता दिया जाए, दुकान के आगे अगर नाम लगा दिया जाए, तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? अपनी पहचान बताने में क्या आपत्ति? देखिए शिरीन,
जो ये फैसला है, इस फैसले के पीछे कुछ इसके खास इसके प्रभाव हैं, कुछ इसके खास असर हैं और कुछ वजह हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला, योगी आदित्यनाथ सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर के पहले भी कई सारे फैसले करती आई जो कि बड़े लोकप्रिय हुए हैं, जैसे कि उन पे फूलों की बारिश करने का फैसला, रास्ते पर उनकी आवभगत करने का फैसला, प्रशासन उनकी पूरी मदद करे, ये सब फैसलों को लेकर के वो बेहद ही लोकप्रिय हुए हैं। तो इसमें नजरिया एक ही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए फैसला उनका जो कोर वोट बैंक है उसको एड्रेस करने वाला फैसला है और इसलिए वो इस फैसले के साथ में आगे जाएंगे। दूसरी ओर जो दूसरी पार्टियां हैं जिनका वोट बैंक में दूसरे मजहब के लोग, जिनका वोट बैंक मुस्लिम पर है, वो इसका विरोध करेंगे। तो अपना अपना नजरिया है, जिसका जहां वोट बैंक है वो उसी तरह का रीजनिंग सामने रख देगा। शिरीन, रीजनिंग, तर्क, किसी भी मुद्दे के लिए अगर आप तर्कशास्त्र की बात करें तो तर्कशास्त्र का सिद्धांत है कि कहीं से भी उत्तर से दक्षिण से कोई भी इशारा पकड़िए और तर्क से हिसाब से घुमा दीजिए तो आपको दिशा का अनुमान उसी के हिसाब से कंपास चलता है। तो यहाँ तर्कशास्त्र वैसा ही काम करेगा, लेकिन कहानी यही है, ये वोट बैंक की लड़ाई है, जिसको जहां सूट करेगा वो वैसे तर्क रखेगा और उसके वैसे उसका समर्थन या फिर विरोध करेगा। और वही हो रहा है, किए जा रहे हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार की मंत्री का इस्तीफे का फैसला। सोनम किन्नर ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की है और कहा है कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, मेरे विभाग में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। योगी जी से कहने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो विभागों में भ्रष्टाचार की बात एक बार फिर से सामने। और इसे लेकर योगी सरकार की मंत्री जिन्होंने इस्तीफे का फैसला कर लिया है, सोनम किन्नर, जिन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने ये बड़ी बात फिर से उठाई जो लगातार पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में गूंज रही है, भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी। हमारे साथ में सोनम किन्नर हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं, यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है, ये आपके इस्तीफे की पेशकश की चिट्ठी है राज्यपाल के नाम। ये नौबत क्यों आ गई सोनम, ये बताइए आप। जो उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गए हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के लोगों को जो जमीनी स्तर हैं, जो संगठन पे वर्क करते हैं, उनको, उनके विचारों को, उनके कार्यों को अधिकारी सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है, बोर्ड में काम नहीं हो रहा है, बजट को खा गए, घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ, करप्शन, किन्नरों के पैसा खा गया है। कितने का करप्शन हुआ है कोई आपके पास? जब से मैं बोर्ड पे बैठी हूँ तो 3-4 करोड़ रुपया मानिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे किन्नर कल्याण के लिए आवंटित किए और बोर्ड बना हुआ है। तो बोर्ड की उपाध्यक्ष, बोर्ड के सभी मेंबर से सहमति लेके कहाँ पे खर्च होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमें कुछ पूछना नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहिए, नहीं तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? हाँ, ये जो मुझे विधायक निवास दिए में खाली करे, मेरा सामान देखे होंगे सब, इसका किराया, जहाँ आप लोग बैठे हैं अभी, ये आपका विधायक निवास जी, इसका किराया जब से मैं ली हूँ ना तो राज्य सरकार के कहता है राज्य सरकार देंगे, मेरा विभाग को मैं पत्र लिखी हूँ, मेरा विभाग कहते हैं मेरे पदेन मंत्री अरुण नसीम जी जो योगी जी देंगे, योगी जी ने आपको बनाए। तो योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर, आपने सुना, अभिषेक आप ही ने उनसे बातचीत की है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात यह कि वो ये कह रही थी कि अधिकारी तो सुनते हैं ही नहीं, योगी सरकार से भी शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस मामले में। शिरीन, ये एक सिलसिला है, मुसलसल सिलसिला है, एक के बाद दूसरे विधायक, मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सामने आ रहे हैं और एक ही शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। और यही बीजेपी की कार्य समिति में मुद्दा भी उठाया गया था कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। जो सोनम किन्नर ने कहा है, उन्होंने यही आवाज उठाया है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, घोटाला हुआ, करप्शन हुआ है। एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत में कहा है कि घोटाला हुआ है। और आप याद करिए, उन्होंने यहां तक कहा है हमको कि केशव मौर्य एकदम सही कह रहे थे कि संगठन बड़ा होता है, सरकार छोटी होती है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं, फतेह बहादुर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे और 7 बार के विधायक, उन्होंने भी कल एबीपी न्यूज को सबसे पहले इंटरव्यू देकर के उन्होंने यही बात दोहराई कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी इकट्ठा हो गई है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक मुसलसल सा सिलसिला है जो एक के बाद दूसरी इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं और ये बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, ये उसका एक तरह से झांकी, एक आईना बनकर के उभरी है। आपने ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने
के लिए, बड़ी खबरों पर तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।